हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। फोर्थ चैप्टर, जैसे नाम से ही क्लियर है इसका, 9th क्लास का, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण की बात करेंगे। सबसे पहले हमें कुछ शब्दों के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे इस चैप्टर का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। यहाँ हमें हर शब्द का जो अर्थ है वो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दो बार मतलब आप समझते हैं और वाले वाला का मतलब समझते हैं। मेन बात यहाँ पर आती है चर, रैखिक और समीकरण। हम किसको कहेंगे? चर हमारे पास हमारे वो वेरिएबल कहें, उन संख्याओं को या उन को कहा जाता है। ऐसे शब्द जो हम सब मैथ के अंदर यूज़ करते हैं अपने बीजगणित के रूप के अंदर। जैसे आप पहले जो यूज़ किए जाते थे क, ख, ग, अ, ब, ये शब्द यूज़ किए जाते थे। आजकल हम यूज़ करते हैं एक्स, वाई, ठीक है ना, ए, बी, इस तरह के शब्द। ये चर राशि हैं जो बदलती रहती हैं, ठीक है, जिनका मान अलग अलग ग्रुपों के अंदर अलग अलग हो सकता है। अगर कोई एक चर वाली रैखिक समीकरण है तो उसका जो एक्स का मान है वो फिक्स है, हमें क्लियर है कि वो कितना होगा, उसको बदला नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर दो चरों वाली रैखिक समीकरण है और एक समीकरण है तो एक समीकरण के हजारों आंसर हो सकते हैं, हजारों उत्तर हो सकते हैं। लेकिन अगर उसका दूसरी समीकरण के साथ हम संबंध बनाने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच में आपस में कॉमन कितने हो सकते हैं, वो संबंधों पर बात डिपेंड करती है, जिसके बारे में हम 10th क्लास के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ चर की हम बात करते हैं। जैसे आपने रैखिक समीकरणें जरूर हल की होंगी अपनी 8th क्लास तक, ठीक है। आप कुछ रैखिक समीकरणों के बारे में अगर सोचें तो आपको याद आ रही होंगी। आप देखिए, अपनी अपनी कॉपी पर नोट करें, अपनी तरफ से कोई भी लिखे दो चार समीकरणें। x+6, 2x+4, 5x+3, ठीक है। यहाँ हमें एक बात का खास ध्यान रखना है, ये जो मैंने लिख दिए ये बहुपद है। अब हम 9th क्लास के 2nd चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमारे बहुपद हैं क्योंकि इनके बराबर कुछ नहीं दिया गया। जब इनके बराबर कुछ दे दिया जाता है, ठीक है, बराबर में कुछ मान दे दिया गया, बराबर के निशान का प्रयोग कर लिया गया, तब ये जो हमारे पास, मान लीजिए 0 ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बन गया अब हमारी समीकरण। मैंने वहाँ पर चर शब्द के बारे में बताया। चर हमारा यहाँ पर क्या है? x। क्योंकि ये एक चर वाली रैखिक समीकरण है तो इसलिए इसका जो आंसर है वो सभी का फिक्स है। आप 8वीं क्लास तक इनके अपने 2nd चैप्टर के अंदर बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी, ठीक है। और ये सिंपल हमारी बहुपद रहती हैं अगर बराबर में कुछ बराबर के निशान का प्रयोग नहीं हुआ। अगर बराबर के निशान का प्रयोग हो गया तो ये हमारी समीकरण बन गई है, ठीक। अब हम समीकरण के बाद क्या बात करते हैं? हमने किसके अंदर शब्द प्रयोग करते हैं? रैखिक। रैखिक, आप इन चीज़ों के बारे में अपने 2nd चैप्टर के अंदर बहुपद के अंदर पढ़ चुके हैं बाकायदा। रैखिक जिसकी घात 1 हो, सबसे बड़ी घात, क्योंकि इसके अंदर जो x की घात कुछ नहीं दी गई, मतलब 1 है, ठीक है। ना 1 से कम हो ना 1 से ज़्यादा हो, तो वो रैखिक समीकरण कहलाएंगे हमारी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले कौन से होंगे? मतलब दो चर प्रयोग किए जाए। यहाँ x है, x के साथ एक चर और प्रयोग कर लें y। उस तरीके से समीकरणें लिखनी है आपको, मतलब बराबर के निशान का प्रयोग करते हुए, ठीक है। लिखिए अपनी तरफ से कॉपी पर कुछ या मैसेज करें मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। आपको पद देखते हैं आप कितना सही कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, 2x+3y+4 बराबर में 0, ठीक है। कुछ लिख रहे हैं x+-2 बराबर में 0, ठीक है। ये सारी आपकी दो चर वाली रैखिक समीकरण हैं, ठीक है। इन समीकरणों के बारे में बात करते हैं हम। एक चर वाली समीकरणों को हल करके आपने संख्या रेखा पर दर्शाया है इनको। कैसे? जैसे मैं पहला ही क्वेश्चन रखता हूं, यहाँ पर हम पहला ही क्वेश्चन रख लेते हैं, ठीक है। x+6 बराबर में 0 है हमारे पास, तो x बराबर कितना हो गया? -6। संख्या रेखा पर अगर इनको दर्शाना हो तो क्या हो जाएगा? 0,
1 2 -1 -2 -3 -4, आगे और ले लेते हैं, ठीक है, -5 -6, ये आ गया हमारे पास। आगे और लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं, -7। x बराबर -6 है तो सिर्फ ये सिंपल बिंदु, ठीक है। ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया x + 6 बराबर में 0। इस समीकरण को हमने यहाँ पर दर्शा दिया संख्या रेखा के ऊपर। अब अगर ये दो चर वाली समीकरण हो, x + y बराबर में 0 या x + y बराबर में 2 मान लीजिए, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए अब दो चर वाली समीकरण है, ठीक है, तो हमें दो चर संख्या रेखा पर जब इनको दर्शाना हो तो संख्या रेखा एक नहीं बनेगी, संख्या रेखाएं दो बनेगी, एक x अक्ष की बनेगी, एक y अक्ष की, क्योंकि ये हमने जो बनाई ये x अक्ष की बना दी हमने, ठीक है। अब दोनों ही रेखाओं को, मान लीजिए x अक्ष की है, ये y अक्ष की है, दोनों ही रेखाओं को मैं अगर आपस में समानांतर रखने की कोशिश करूं तो उनके बीच में संबंध नहीं बना पाएंगे। तो फिर मैथमेटिकल इनको क्या किया कि इनकी रिप्रेजेंटेशन जो बनाई गई वो इस तरीके से की गई, वो देखते हैं। यहाँ हम जनरल बेसिक बातें कर रहे हैं सभी अभी फ़िलहाल, फिर हम किस प्रकार से इनको सॉल्व करेंगे, कैसे इनकी समीकरणें बनाई जाती हैं, उन पर विचार करेंगे। इसके लिए क्या किया गया, आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाए गए, का ग्राफ हम किस प्रकार से बनाते हैं। इसके अंदर आप 9th क्लास में ही 3rd चैप्टर में वाक़ायदा पढ़ चुके हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है, बिंदुओं को, निर्देशांकों को दर्शाना। थोड़ा सा हम यहाँ पर बात दोबारा करते हैं। ये हमारा x अक्ष हो गया और ये y अक्ष, ये आपस में चारों के कहीं एक प्रकार से जो लाइनें बन गई हैं, चार कोण बन गए हैं, ये चारों आपस में जो कोण है उनका मान 90 डिग्री होता है। इस तरफ हम x प्लस के मान लिखते हैं, इस तरफ हम x माइनस के, ऊपर y प्लस के मान लिखे जाते हैं और नीचे y माइनस के। आप 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो निर्देशांक लिखे जाते हैं वो x y की फॉर्म में लिखे जाते हैं। x को भुज कहते हैं और y को कोटि। पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का। कोई बिंदु यहाँ पर है इसके अंदर, तो x में कौन सा मान है यहाँ पर, प्लस का, और y में कौन सा मान है, प्लस का। मीन्स पहले चतुर्थांश में क्या आएगा, इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर चलते हैं सिस्टम, क्योंकि पहले क्लॉक का सिस्टम नहीं था, पहले चक्की सिस्टम जो हुआ करता था, हम ये कह रहे थे चक्की की दिशा में, ठीक है ना। पुरानी समय के अंदर ये चक्की की दिशा के अनुसार चतुर्थांश लिए गए हैं। लेने को आज हम इसको फर्स्ट, इसको सेकंड कर सकते थे कि क्योंकि घड़ी की दिशा में हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं। ये जो दिशा है हमारी वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा के अंदर चतुर्थांश बनाए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब बाकायदा पढ़ भी चुके हैं इसको 3rd चैप्टर के अंदर। यहाँ देखिए x का मान माइनस का है और y प्लस का, तो इसके अंदर वो निर्देशांक आएंगे जिनका माइनस प्लस के होंगे। और तृतीय चतुर्थांश में देखें x माइनस y माइनस, तो यहाँ पर माइनस माइनस वाले आएंगे और यहाँ पर प्लस और माइनस वाले। जो बिंदु x अक्ष के ऊपर होगा इसकी जो लाइन है वो y बराबर 0 होती है। ये y बराबर 0 का ग्राफ है एक प्रकार का, हम क्या यूँ कह सकते हैं। और जो ये लाइन है इसके पूरी लाइन के लिए x 0 होता है, तो ये पूरी लाइन आपकी यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, बिंदु को कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि जनरल बिंदु है ये आपका, ठीक है ना। x बराबर 0, ये पूरा का पूरा पॉइंट बिंदु बन जाता है, y अक्ष बन जाता है, ठीक है। और जहाँ पर ये बिंदु आपस में बीच में काट रहे हैं इसको हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक। इन सारे स्ट्रक्चर से हम इन चीज़ों को बनाना सीखते हैं कि किस प्रकार से हम ना ये काम करेंगे। इन्हीं चीज़ों पर आप छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में बड़े आते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक बताएं, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, x0, 0y, xy, 0 0, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0, क्योंकि x का मान भी 0 होता है, यहाँ पर y का मान भी 0 होता है। कोई बिंदु x अक्ष के ऊपर है यहाँ, ठीक है, या यही लगा लीजिए चाहे, तो उसके निर्देशन क्या होंगे, x अक्ष के ऊपर है तो उसका x का मान कुछ ना कुछ है, चाहे बिंदु यहाँ पर है उसका x का मान 2 3 4 5 कुछ ना कुछ है, लेकिन y का मान क्या होगा उसका 0, तो उसके निर्देशन क्या हो जाएंगे, x0। एक तीसरा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं।
कि अगर कोई बिंदु y अक्ष के ऊपर है, जैसे मान लीजिए यही बिंदु है, यहाँ पर क्या है, y का मान कुछ ना कुछ है, मान लीजिए 1 2 3 4 या 1 2 या यहीं से 1, ठीक है, या 10, कुछ ना कुछ y का मान है, लेकिन x का मान क्या है यहाँ पर 0 पूरी लाइन के लिए, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे 0y। और जिसके निर्देशांक एक्स वाई होंगे, मतलब x और y दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा, तो वो इन चारों चतुर्थांश में कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, ठीक है। उसकी कोई जरूरी नहीं है कि वो कहाँ होगा, किस जगह पर होगा, इस चीज़ के बारे में हम कोई फिक्स जगह उसकी निश्चित नहीं कर सकते। इसके लिए आपका कुछ भी बन सकता है। इन्हीं क्वेश्चन पर हम देखते हैं, थोड़ी सी क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखे हुए, मैंने पहला क्वेश्चन देखें, समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के धनात्मक हल सदैव निम्नलिखित में से स्थित होते हैं। मीन आपकी कोई रैखिक समीकरण दी गई है दो चरों वाली, और दोनों के दोनों धनात्मक हल, धनात्मक वाले दोनों प्लस के हैं, और दोनों प्लस के किसके अंदर होंगे, प्रथम चतुर्थांश के अंदर। देखो क्वेश्चंस को लिखने का ढंग बदला मैंने, मैं आपको इसीलिए कहता हूँ कि आप खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, आपको इन कंसेप्टों का क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा कि कैसे किया गया, इसको किस ढंग से करने की कोशिश की जा रही है। अगला देखें, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है, एक्स अक्ष के ऊपर है तो उसका कोई ना कोई मान ये हो जाएगा x0, ठीक है, क्योंकि y का मान 0 होगा उसका। अगला तीसरा क्वेश्चन देखें, y बराबर x मीन्स x और y दोनों के मान बराबर हैं, स्थित किसी बिंदु का रूप होता है, दोनों के मान बराबर हैं, तो इसमें देखिए 0a बराबर नहीं है, a0 बराबर नहीं है, a माइनस ए, मान बराबर है लेकिन ऋणात्मक का अंतर आ गया, एक धनात्मक है ऋणात्मक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा a मीन्स x का मान भी a होगा और y का मान भी a होगा। ऐसे ही हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, रैखिक समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 7 एक अद्वितीय हल है यदि x और y हैं। क्या ना, एक अद्वितीय हल होगा यदि x और y आपस में क्या होंगी, प्रकर संख्याएं होंगी, धनात्मक संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्याओं के प्रकर संख्याओं में क्या हुआ, 1 2 3 4 5 आया, धनात्मक संख्याओं में भी यही चीज़ें आई, एक ही शब्द को दोबारा लिखने का ढंग बदला गया। परिमेय के अंदर आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में से जो मर्जी आ गई, धनात्मक भी हो गई और ऋणात्मक भी हो गई, ठीक है, और बिंदु दशमलव सब कुछ शामिल हो गया इसके अंदर। लेकिन वास्तविक संख्याओं में क्या चीज़ है आपके पास, धनात्मक ऋणात्मक y x वर्गमूल की संख्या सारी शामिल हो गई। एक अद्वितीय हल कहा है इन्होंने, अद्वितीय हल के अंदर मतलब कि इनके एक फिक्स निश्चित आंसर निकलते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका हल ही नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम इसका वास्तविक संख्या के रूप में भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि वास्तविक के अंदर अगर आप x का मान, यहाँ पर एक समीकरण की बात की गई है, अगर ये एक से अधिक समीकरणें होती, 2 समीकरणें होती, तो फिर अद्वितीय हल के लिए इनका आंसर अलग चेंज हो जाता, ठीक है, जिसकी हम 10th क्लास में स्टडी करेंगे। यहाँ आपके x का मान जैसा भरूँ, मालूम है x और m का मान भरता हूँ तो y का मान उसी हिसाब से आ जाएगा, y का मान जैसा भरूंगा x का मान उसी हिसाब से आ जाएगा। अगर आप परिमेय संख्या के रूप में तो परिमेय के रूप में आएगा, अपरिमेय के रूप में भरेंगे तो अपरिमेय के रूप में हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। अगला x अक्ष की समीकरण का रूप है, x अक्ष की समीकरण का रूप है y बराबर 0, ये हमारे पास समीकरण का रूप बनेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, यदि हम एक किसी रैखिक समीकरण को एक शून्येतर संख्या से गुना करें या भाग दें तो उस रैखिक समीकरण का हल, मतलब कोई रैखिक समीकरण आपके पास एक चर वाली भी हो सकती है, 2 चर वाली भी हो सकती है, 3 चर वाली भी हो सकती है। एक चर वाली आपने 8वीं क्लास तक पढ़ी है, 2 चर वाली आप 9th में शुरू कर रहे हैं और 10th में इनके ऊपर बारे में और पढ़ेंगे, 3 चर वाली समीकरण के बारे में आप 11वीं 12वीं कक्षा के अंदर मैथ में पढ़ेंगे। के अंदर बदल जाता है, वही रहता है, केवल गुणों की स्थिति में बदल जाता है, केवल भाग की स्थिति में बदल जाता है। ये क्या है, वही रहता है, मीन्स दोनों तरफ क्योंकि समीकरण है, आप दोनों तरफ किसी भी संख्या से गुना करें भाग करें, ठीक है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह से कोई भी संख्या उसके अंदर घटाएं या जोड़ें, ठीक है, तो भी संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो संख्या वैसे की
वैसे ही रहेगी। जो एक चर वाली रैखिक समीकरण है उसके जो हल हैं वो एक व अद्वितीय ही होते हैं। दो चर वाली जो रैखिक समीकरण होती हैं, ठीक है, जो दो चर वाली रैखिक समीकरण होती है कैसे, जैसे हमारा ये एग्जांपल हो गया 2x + 3y + 7 = 0। इनके जो आंसर हैं वो अद्वितीय भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं, कोई हल नहीं भी हो सकता, लेकिन वो डिपेंड करता है कि इसके साथ किस समीकरण को हम लेकर चल रहे हैं। तो जिसके बारे में जैसे मैंने आपको पहले कहा, हम अगली कक्षा के अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम कुछ समीकरणों को बनाना सीखते हैं कि किस ढंग से हम समीकरणों को बनाएंगे। मैं आपको एक सिचुएशन बोल रहा हूँ, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप सभी कॉपी पर नोट करेंगे, देखेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। कह रहे नागपुर में भारत व श्रीलंका के बीच, नागपुर में भारत व श्रीलंका के बीच खेले गए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दो भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर, मीन्स हम कह लें जैसे ओपनिंग में कह लो, मतलब ओपनिंग जोड़ी ने 176 रन बनाए, एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमें एक समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करना है। यहाँ हमें इस बात का खास ख्याल रखें, देखें दो प्लेयर हैं और दोनों ने मिलकर 176 रन बनाए हैं, लेकिन दोनों ही प्लेयरों के बारे में कि किस प्लेयर ने कितने रन बनाए हमें नहीं जानकारी। अगर हमें एक की भी जानकारी होती हम दूसरे के बारे में पता कर लेते, लेकिन यहाँ हमें एक प्लेयर के बारे में भी जानकारी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना पहले खिलाड़ी ने रन बनाई x, माना दूसरे खिलाड़ी ने रन बनाए y। यहाँ हम दो अज्ञात क्यों पता कर रहे हैं, मीन्स दो चर क्यों ज्ञात माने हमने, क्योंकि आपको दो प्लेयरों की बात की गई और दोनों के बारे में आपको पता नहीं है। 8वीं क्लास में जो एक चर वाली समीकरण थी आपने 6th क्लास में बनाना सीखा था, उसमें आपको कैसे थे क्वेश्चन, एक संख्या में अगर मैं 5 जोड़ता हूं तो मुझे 25 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या एक ही थी हमारे पास, ठीक है, तो आप संख्या x मानते थे, उसमें 5 जोड़ा गया प्रश्नानुसार, x + 5 बराबर में संख्या क्या आ गई 25, आप x + 5 बराबर 25 लिख देते थे। यहाँ दो चरों की बात की गई है कि दो प्लेयर हैं और दोनों के रन हमें दिए, दोनों के रनों का जोड़ दिया गया, स्कोर का अंक कितने उन्होंने रन बनाए। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार दोनों का जोड़, दोनों ने मिलकर बनाए कितने 176, ये हमारे पास हमारी समीकरण बन गई, ठीक है। ऐसी ही हम और समीकरण देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 के अंदर आपके पास ये पहला क्वेश्चन, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। अब नोटबुक की कीमत और कलम की कीमत की बात की है इन्होंने। सबसे पहले दो चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम दोनों की ही मान लेते हैं। माना एक नोटबुक की कीमत ₹X, माना एक कलम की कीमत ₹Y, ठीक है। अब हमें देखेंगे, हम प्रश्नानुसार लिखेंगे कि हमें प्रश्न के अंदर कहा क्या गया है। प्रश्नानुसार क्या कहा क्वेश्चन में, देखो दोबारा पढ़ें। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है। नोटबुक की कीमत कलम से दुगनी मीन्स अगर ये ₹5 है तो वो ₹10 है, अगर ये ₹6 है तो वो ₹12 है। प्रश्नानुसार हमें दोनों को बराबर लिखना होता है, दोनों में संबंध बनाना है, एक ढूंढना है। x क्या है, y के दुगने के बराबर है, ठीक है, यही हमें कहा गया। तो समीकरण क्या बन जाएगी, x - 2y = 0।
समीकरण को अधिकतर वैसे हम जो लिखते हैं बराबर जीरो के रूप में ही निरूपित किया जाता है। मीन्स अगर आपके पास उस तरफ कोई अक्षर है भी तो उसको भी हम अपने लेफ्ट साइड की तरफ ले आते हैं, राइट साइड से। राइट साइड की तरफ हम जो मोस्टली जीरो ही लिखते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने की। मीन्स लिखने का जो तरीका है एक्चुअल में, स्टैंडर्ड तरीका वो ये है, ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी बराबर में जीरो। एक्स के साथ जो गुणाक होता है वो ए हो जाता है, जो वाई के साथ है वो वी हो जाता है, जो एक्स और वाई के बिना है, ठीक है, वो हमारा सी का मान हो जाता है। जैसे एक्सरसाइज में 4.1 के अंदर ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उसके अंदर हमें यही करना है। लगभग 8 भाग दिए हुए हैं, उन सभी को हम देखते हैं करके। क्वेश्चन नंबर 2 का, इसके अंदर उन्होंने कहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, निम्नलिखित समीकरणों को इस रूप में व्यक्त कीजिए। पहले तो सबसे पहले इस रूप में लिखना है आपको, उसके बाद प्रत्येक स्थिति में ए बी सी का मान ज्ञात करना है। पहला आपको ये दिया गया 2x प्लस 3y बराबर में 9.35 बार। इस बार को यहाँ खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है, करना चाहे तो वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, लेकिन जरूरत नहीं। हमें यहाँ से हमें जो सी है उसको बटा के रूप में ऐसा कुछ लिख कर नहीं बताना, हमें परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखना पी बटा के रूप में, हमें सिर्फ ए बी सी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस रूप में व्यक्त करो, तो ये एक्स और वाई तो आपके पास इस तरफ हैं, हम इसको इस तरफ ले आएंगे, प्लस क्या है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आके किसका हो जाएगा, माइनस का। हो गया आपका ये रूप। ठीक है, अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर x के साथ 2, x के साथ a, तो a कितना आ जाएगा 2, और b कितना आ जाएगा, y के साथ b, y के साथ 3, तो b कितना आ गया 3, और c बिना एक्स वाई का, बिना एक्स वाई की रकम क्या है -9.35 बार। ठीक है, ये हमने तुलना करके एक्स वाई अपनी रैखिक समीकरण से ए बी सी के मान ज्ञात किए हैं। ठीक है, इसी का हम सेकंड भाग देखते हैं। सेकंड भाग देखेंगे, ये आपका क्योंकि लिंक देते हैं बार बार हमें यही चीज़ करनी है। सेकंड भाग में क्या कहा गया है, x माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर में 0। आप इस समीकरण को इसी रूप में लिखना चाहें इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो वाले रूप में ये है समीकरण आपकी। ठीक है, अगर आप ये बटा में 5 को ख़त्म करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया आपकी 5 को ख़त्म कर लें, ठीक है, क्योंकि आगे आपको 10वीं क्लास में इसको ख़त्म कर ही समीकरणों को हल करना सीखना होगा। ठीक है, क्योंकि बटा में लिखी हुई रकमें, हर के रूप में लिखी रकमें आपको सवालों को थोड़ा उलझाएंगी, तो इसलिए हम यहीं से प्रैक्टिस करते हैं। जब आपके तीनों संख्याओं के, तीनों पदों के में से एक पद के नीचे संख्या हो तो उस संख्या को बाकी 2 पदों से गुना कर दें। 5 को x से गुना कर देंगे, 5x, इससे गुना करने की जरूरत नहीं होती जिसके नीचे वो है। 10 से गुना कर देंगे 50, और 0 से गुना का होकर 0 ही होना था, इसलिए उधर दूसरी तरफ भी गुना करने की जरूरत नहीं होती। अब इनके मान x के साथ a, x के साथ 5, y के साथ यहाँ कोई अक्षर नहीं है, माइनस है तो माइनस तो लिखेंगे, कोई अक्षर नहीं आप जानते हैं जो, तो y किसी भी चर का जो गुणाक है वो 1 माना जाता है। इसकी प्रैक्टिस आप 7th 8th में ऑलरेडी कर चुके हैं। c माइनस 50, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। आगे देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखें, समीकरण दी गई आपको -2x प्लस 3y बराबर में 6। इसको हमें लिखना इस रूप में है, मीन्स बराबर में हमें 0 चाहिए, तो -2x प्लस 3y, 6 को हम इस तरफ ले आएंगे बराबर में 0। हमारा जो स्टैंडर्ड मानक रूप है उसके अंदर हम मोस्टली जो पहला पद है उसको कभी ऋणात्मक नहीं रखते। यहाँ आप इसी रूप में भी तुलना कर सकते हैं, और अगर माइनस खत्म करना चाहें तो उसको भी खत्म कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको इसी रूप के अंदर तुलना कर आपको बता रहा हूँ मैं। -2 y के साथ 3
और बिना एक्स वाई का -6। और अगर आप इस रूप को बदल देते तो क्या होता, माइनस के सारे निशान बदल जाते। ये माइनस है, प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके जो यहाँ आंसर के अंदर निशान है वो भी बदल जाएंगे। ठीक है, आप इस रूप में लिखेंगे तब भी ठीक है, इस रूप में लिखेंगे तब भी ठीक है। लेकिन कई बार आपको ऑप्शनल क्वेश्चन बन जाए तो वहाँ हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, मान लो आपको ऑप्शन के पहले नंबर तो आपको माइनस, जैसे मान लीजिए पूछा गया कि x का ही गुणांक बताओ कितना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से गुणांक पूछा गया तो सिंपल आपने इसी समीकरण से देखना उसको, आगे आपने सॉल्व भी नहीं किया उसको, -2 यहाँ से देखा जाएगा। अगर वो कहता है इससे तुलना कर कर a का मान ज्ञात करो, ठीक है, तो आपके पास फर्स्टली तो एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो -2 या 2, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बाई चांस आपको दोनों ऑप्शन भी मिल गए, ऐसा मान लेते हैं, तो आपका ये जो आंसर बनेगा वो -2 बनेगा। ठीक है, क्योंकि दिए हुए रूप को हमने सिर्फ इस रूप में बदला और उसके अकॉर्डिंग हमने इसके x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसका मान हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्वेश्चंस फर्स्ट का 4th पार्ट। फोर 4.1 एक्सरसाइज का 4th पार्ट में क्या है, x बराबर में 3y। यहाँ देखिए x बराबर में 3y दिया गया है, तो x आप 3y को इस तरफ ले आए, माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। आपके पास ax वाली रकम है, y वाली रकम है, बिना c वाली रकम नहीं है ना, तो वो लिखनी पड़ेगी आपको यहाँ पर, ताकि आप तुलना करने में थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहे। x -3y + 0 बराबर में 0। अच्छा, ये माइनस प्लस की एक आपकी कभी गलती नहीं होगी, अगर आप छोटा सा काम और कर पाते हैं तो, नहीं कर पाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कर पाएंगे। जैसे हमारे इस रूप के अंदर लिखने के लिए कहा गया तो इसको इसी रूप में लिख रहे हैं, x प्लस इस -3 को हमने इसके साथ कर दिया, +0 बराबर में 0। आपके पास जो x माइनस प्लस की जो गलती के चांस है वो 0 हो जाएंगे। x का यहाँ गुना कितना है 1, y का कितना है -3 और c कितना है आपका 0। क्लियर बेटे। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, अगला 5वां भाग इसका। हमारे पास 5वें भाग में देखें 2x - 5y दिया गया। हमने 2x 5y को हम इस तरफ ले आएंगे, बराबर में 0, क्योंकि माइनस का था। फिर हमें जो दिए गए रूप के अंदर व्यक्त करने के लिए c का रूप लिखेंगे, वो नहीं है हमारे पास तो 0 लिख दिया हमने। तुलना की, x के साथ 2, y के साथ 5, वो b का मान हो गया, और बिना xy का मान हमारा c हो गया। ठीक है, अब हमें एक्स वाई के गुणांक बता दिए और अचर राशि बता दी हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका 6ठा भाग हमारे पास कि 6th भाग में क्या कह रहा है आपका। ये 6th भाग में देखें आपको क्या दिया गया, 3x + 2 बराबर में 0। यहाँ पर हमारे पास x है लेकिन y नहीं है। जो बिना एक्स वाई की राशि है, मीन्स अकेली अचर राशि है, वो हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, y वाली राशि नहीं है तो उसको 0y लिख लेंगे, क्योंकि y के साथ 0 से गुना किया 0 ही रहेगा, उससे हमारे इस कम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब इस ये रूप में व्यक्त होगी हम हमारे पास। तुलना करेंगे तो a कितना हो गया हमारा 3, और v कितना हो गया 0, और c कितना हो गया 2। ठीक है, ये हमारे पास ABC का मान आ गया बेटे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 7th भाग की। इसका 7th भाग देखें, y - 2 बराबर में 0। इसके अंदर आपको y दिया गया है, मीन्स y वाला पद आपके पास है, अचर पद है आपके पास, लेकिन x वाला पद नहीं है हमारे पास। तो x वाला पद आपको जनरेट करना पड़ेगा। वही कुछ नहीं है तो उसको 0x मान लिया हमने, और यहाँ y हमारे पास दिया हुआ है -2 बराबर में 0। अब इसमें क्या चीज़ आपके पास, x का गुणांक और y का गुणांक आपको दिया हुआ मिल गया, और आपके पास अचर राशि का गुणांक भी मिल गया। x का गुणांक यहाँ पर कितने हैं 0, और y का गुणांक 1, और c का गुणांक बताएं आप। वेरी गुड, कमेंट पहले ही आ रहे हैं। ये आपका कितना हो गया -2। ठीक है, आप सभी की चैट के थ्रू मेरे को पता चलता जा रहा है कि आप क्या क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से आप आंसर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास हमारी ये क्लास बन जाता है। अब इसका लास्ट पार्ट हमारी 4.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी इसके साथ ही, क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चन दिए गए थे आपको, और दोनों ही क्वेश्चनों के साथ हमारे पास ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है।
आपका 8वां भाग देखें, 5 बराबर में 2x, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप 2x को इस तरफ लेकर आएँ या 5 को दूसरी तरफ लेके जाएं, ठीक है, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है सिस्टम। हम 5 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, -5, 5 प्लस के हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आप सोचिए इस तरफ लेके गए तो आप 0 इस तरफ लिखेंगे, क्योंकि मैं 5 को इस तरफ लेके गया हूँ, लेकिन आप 0 राइट साइड में लिखें या लेफ्ट साइड में, ठीक है, यहाँ आप कोई दिक्कत नहीं पहले स्टेप के अंदर, लेकिन अगले स्टेप के अंदर आप इसको राइट साइड की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि 0 हम लेफ्ट साइड की तरफ नहीं शो करते कभी भी, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये हमारी। 2x और y का पद नहीं है तो आप जानते हैं, हम कर चुके हैं दूसरे क्वेश्चन के 6ठे भाग के अंदर, 0y लिख लेंगे, -5 और जो 0 वाला पद है, ठीक है, समीकरण के रूप में लिखा गया, उसको हम दूसरी तरफ लिखेंगे। अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम तुलना करेंगे, हमने समीकरण से तुलना करनी है। x का गुणांक a, यहाँ से x का गुणांक 2 आपके पास, y का गुणांक b, यहाँ से y का गुणांक आपका 0, यहाँ से अचर राशि आपकी c, यहाँ से अचर राशि आपकी -5, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास a b c के मान ज्ञात हो जाते हैं। ये आपके पास इसी के साथ आपकी 4.1 एक्सरसाइज है, वो भी कंप्लीट हो जाती है। हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर 4.2 एक्सरसाइज और 4.4 के बारे में, 4.3 से पहले हम 4.4 के बारे में सीखेंगे। 4.3 एक्सरसाइज में हम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, और 4.4 के अंदर हमें एक चर और दो चर वाले ग्राफ के बारे में, जिसके बेसिक में हमने थोड़ा सा आज पढ़ा है, उसी को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे फिर हम, ठीक है। फिर हम उसके बाद लास्ट में 4.3 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।